बेटे के विवाह की धूम में अशोक जी बावले से होए जा रहे थे। मन ही मन स्वयं को सबसे अमीर महसूस कर रहे थे। बड़े घर की बहू तो जैसे मुकुट में हीरा सी उनकी नज़र में चमक रही थी। बारातियों के मुख पर भी अशोक जी का नाम जैसे किसी नामी गिरामी बड़े आदमी का नाम हो। आखिर अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटे की पूरी कीमत वसूली थी उन्होंने। बड़े घर की सुंदर पढ़ी लिखी बहू पाकर स्वयं को गंगा नहाए समान महसूस कर रहे थे। विवाह संपन्न हुआ और दोनों बेटे अपनी बहुओं को लेकर अमेरिका लौट जाने की तैयारी में लग गए। बड़ा बेटा डॉक्टर और छोटा इंजीनियर। वाह, क्या कहना इस घराने का। किंतु ना जाने क्यों बेटी का विवाह कच्ची उम्र में ही कर दिया था। उसे भी पढ़ा लिखा देते तो अच्छा रहता। बेटी पढ़ी लिखी नहीं तो दामाद भी तो उसी दर्जे का मिला। भला कौन डॉक्टर इंजीनियर कम पढ़ी लिखी को स्वीकार करेगा। उस पर भी जब दान दहेज की रकम के लिए अशोक जी की अंटी ढीली ना होती तो। जब जब पूरा परिवार इकट्ठा होता तो बेटी का परिवार मखमल में टाट के पैबंद समान दिखाई देता है। कभी कभार बेटी शिकायत भी करती अपनी माँ से तो बदले में यही सुनने को मिलता, सब किस्मत का खेल है बेटी, ईश्वर सबका नसीब ऊपर से लिखकर भेजता है, हम तो बस उसके सेवक हैं, वो सब कुछ करवाता है। खैर, बेटी को बार त्योहार बुलाकर जब उसकी माँ विदा करती तो 4 साड़ी ऊपर से दामाद का नेग, बच्चों के कपड़े खिलौने सब मिलाकर थैला पूरा भर जाता। छोटे शहर से आई बेटी को उससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता। ससुराल के रोज़मर्रा के जीवन से थोड़ा बाहर निकलकर माँ पिताजी का लाड़ पार पा कर निहाल हो जाती। खुशी खुशी भरा थैला लेकर ससुराल लौट कर आती तो वहाँ भी उसका रुतबा रुआब बढ़ जाता। जब जब भाई अमेरिका से छुट्टियों पर आते वह उनसे मिलने मायके जाती। उनकी मनपसंद का खान पान बड़ी ही उत्सुकता के साथ बनाती। माँ भी कुछ दिन आराम करती, अपनी बिटिया के हाथ का बना खाना खाती। बहुएं तो ब्याह कर आईं और अमेरिका अपने पतियों के साथ चली गईं। अब जब जब भारत आती तो उन्हें भी अपने माता पिता का मोह खींच लेता। सो 2 दिन ससुराल में रुककर तीसरे दिन अपने मायके चली जाती। अशोक जी को इसमें कोई आपत्ति भी नहीं थी, क्योंकि जब मायके से ससुराल वापस लौटती तो भर भर कर लेकर भी आती। अशोक जी के लिए सफारी सूट, सोने की अंगूठी, उनकी पत्नी के लिए सोने की चैन, बिटिया के लिए भारी सिल्क की साड़ी पाजेब आदि। सबको यह व्यवस्था खूब मन को भा रही थी। बेटी के ससुराल में उसकी खासी साख बनी हुई थी। अमेरिका से जब भाई आते, यहाँ से उसके लिए ब्रांडेड सामान तो लाते ही सही, भाभीियों के मायके से भी उपहार स्वरूप अच्छा ही मिलता। बरस बीतते गए। रानी की बच्चियां भी अब मामा के आने की एवं ननिहाल जाने की राह देखती। नाना नानी भी बुजुर्ग होने लगे थे। सो जब ननिहाल जाती उनकी खूब सेवा करती और बदले में ढेर सारा लाड़ प्यार पाती। किंतु बेटे अब कभी कभार ही अमेरिका से भारत आते। उनके बच्चों के भी स्कूल एक्स्ट्रा क्लास होते। सो अब उन्हें भी अपने बच्चों के करियर की फिक्र होने लगी थी। रानी की माँ कभी कभी अपने पोते पोती से फ़ोन पर बात करती तो अमरीकी अंग्रेज़ी में क्या गिट पिट करते उन्हें समझ ना आता। किंतु जब कभी वे अपने आस पड़ोस के लोगों से मिलती तो ढींगे हाँकने में ना चूकती। अरे, कल ही पोते से बात हुई, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है कि पूछो ही मत। कल ही स्काइप पर देखा, इतना सुंदर फ्लैट है बेटे का। बेटा बहू दोनों की अपनी अपनी गाड़ियां हैं और तारीफों के पुल वजन से इतने भारी हो जाते कि अब टूटे और तब टूटे। पड़ोसी भी जमाइयाँ लेने लगते। आखिर कितना लपेटते वे भी। रानी अपनी बेटियों को खूब पढ़ा रही थी। बड़ी का दाखिला इंजीनियरिंग में हो गया था और अपने मायके के शहर में उसने अपनी बेटी को ननिहाल भेज दिया। नाना नानी को भी बढ़ती उम्र में जैसे सहारा मिल गया। अब रानी भी अक्सर अपने मायके जाती आती रहती। बेटी, तुम यहाँ रहकर पढ़ रही हो, नाना नानी की अब उम्र हो गई है, उनकी सेवा भी करना, हमें किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। रानी अक्सर अपनी बेटी नेहा को समझाती। हाँ माँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सुबह का खाना बनाकर जाऊँ, नानी को कुछ ना करना पड़े। शाम के खाने में भी नानी की मदद करती हूँ
और छुट्टी के दिन जब वे कहती हैं उन्हें बाजार भी ले जाती हूँ, कभी डॉक्टर तो कभी मंदिर भी जाना होता है। नानी जहाँ कहे मैं कॉलेज से आने के बाद उन्हें ले जाती हूँ। अशोक जी एवं उनकी धर्मपत्नी के तो जैसे दोनों हाथों में लड्डू थे। बेटे विदेश में कमा रहे थे और बेटी नातिन उनकी सेवा में कमी न छोड़ते। अशोक जी अक्सर अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहते, इसे कहते हैं किस्मत। बेटी जब चाहे मिलने आ जाती है और बेटे अपनी अपनी जगह व्यवस्थित रूप से रह रहे हैं। संस्कारी नातिन भी पास में ही है, सो बुढ़ापे में सेवा भी मिल जाती है। और हमें ईश्वर से क्या चाहिए भला। उनकी बात सुनकर रानी भी प्रसन्न हो उठती। सोचती बहुत संस्कारी है उसकी बेटी। पढ़ाई तो पढ़ाई, घर काम में भी दक्ष। अपने नाना नानी की भी खूब सेवा करती है। पढ़ाई पूरी कर रानी की बेटी दूसरे शहर नौकरी के लिए चली गई। तुम बहुत याद आओगी बिटिया, अब तुम्हारे साथ रहने की आदत जो हो गई है, नानी ने अपनी नातिन से कहा। खैर उसे जाना था वह गई। अब अशोक जी एवं उनकी धर्मपत्नी अकेले ही रहते। कई बार अपने बेटों को फोन कर कहते, अब क्या अमेरिका को ही अपना घर बना लिया, कभी वापस नहीं आओगे बेटे, भी कह देते। क्या करे पिताजी, अच्छी नौकरी यहीं मिलती है, बच्चे भी अब यहाँ के माहौल में ढल गए हैं, अब ना जाने उनका भारत में मन लगेगा भी या नहीं। तो बेटा हमें वहाँ बुला लो, अब हमारी उम्र ढलने लगी है, सेवा की ज़रूरत पड़ती है। अशोक जी ने तमक कर कड़े लहजे में कहा, लेकिन पिताजी आप यहाँ आकर करेंगे क्या, खामखा परेशान हो जाएंगे, ना तो लोगों की भाषा समझेंगे, ना ही यहाँ का रहन सहन खान पान आपको पसंद ना आएगा। लेकिन बेटा घर तो होगा ना अपना, बहू पोते पोती सबके साथ कभी कभी रह लेंगे तो मन लग जाता है, घर में तो खान पान अच्छा ही होगा। ऐसी बात नहीं पिताजी, अब घर में खाना भी तो बच्चों की पसंद का बनता है, वे तो यहाँ के रंग ढंग में ढल चुके हैं। दोनों बेटों से अशोक जी बात तो अलग अलग करते, किंतु दोनों से बातचीत का जवाब एक ही सुर में मिलता। एक दिन खींचकर अशोक जी बोले, बेटा बहुएं हैं तो देशी ही ना, गोरी मेमे तो नहीं जो हमारे लायक खाना पीना भी ना दे पाएंगी। बात तो आपकी ठीक है पिताजी, लेकिन अब हमारे घर का अपना रूटीन है, बहुएं भी अपने हिसाब से रहती हैं। यदि आप सोचें कि भारत की तरह 3 समय यहाँ ताज़ा खाना और समय समय पर आपके लिए नाश्ता पकवान बनाना हो तो इनसे नहीं होगा। ज़्यादा अच्छा है आप वहीं रहें, रानी तो आपसे मिलती जुलती रहती है। बेटों की बात सुनकर अशोक जी की धर्मपत्नी ने कहा, अभी तो गए नहीं तो ठेंगा दिखा रहे हैं बेटे, एक बार यदि वहाँ चले गए तो दुर्गति ही होने वाली है। इन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया तो इसका ये सिला दे रहे हैं, अब तो ये कभी बुलाएंगे भी तो भी ना जाओ इनके पास। अशोक जी की पत्नी का जी भर आया था, सो रानी को फोन करके सब रो रो कर बताया। रानी से भी माँ का दुख देखा ना गया। भरे मन से बोली, माँ दिल छोटा ना करो, हो सकता है भाइयों को परेशानी हो इसलिए तुम्हें ऐसा बोल दिया हो। हाँ बेटी, जिन माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया अब वे ही परेशानी हो गए। रोज सवेरे रानी की माँ उसे फोन कर देती और अपने दुखड़े सुनाती। एक दिन बोली, तुम्हारी बिटिया यहाँ थी तो कम से कम खाना तो समय पर मिलता था, घर भी साफ सुथरा रहता था, अब तो नौकरों के भरोसे जीवन कट रहा है, ना घर में साफ सफाई और ना ही खाने में कोई स्वाद। रानी का भी माता पिता के लिए जी भर आया, सो अपने पति को बोली, अपने मायके हो आती हूँ, माँ पिताजी बहुत अकेले से हो गए हैं, हाँ तुम देखाओ उन्हें, यहाँ मैं संभाल लूँगा। उसके पति ने कहा। कुछ दिन रानी अपने माँ पिताजी के घर रही। रोज सुबह से घर की सफाई एवं चूल्हे चौके में लग जाती। एक हफ्ते में उसने पूरा घर चमका दिया था। उसकी माँ भी उसके हाथ का बना खाना खाकर मस्त होकर सो जाती। अपनी माँ को चैन से सोते हुए देख रानी का मन प्रसन्न हो जाता, वह भी वहीं सिरहाना लेकर सो जाती। माँ का सानिध्य पाकर उसे भी बहुत चैन मिलता। कुछ बरस और बीत गए। रानी की बेटियां भी विवाह योग्य हो गई थी। उसके पति ने अपनी बेटियों के योग्य लड़के देखकर एक ही साथ दोनों का विवाह कर देने की योजना बनाते हुए रानी से कहा, देखो रानी, हम इतने अमीर तो नहीं
कि 2 बेटियों को अच्छी शिक्षित करने के बाद खूब दान दहेज की व्यवस्था कर सके। और फिर आजकल शादियों में खर्च भी तो खूब होता है। 2 अलग-अलग दिन और समय तय करने से ब्याह का खर्च भी तो दुगना हो जाता है। फिर तुम्हारे भाई भी तो अमेरिका रहते हैं, कहाँ 2 बार आ सकेंगे अपनी भांजियों के ब्याह में। इसलिए इनका ब्याह एक ही दिन एक ही साथ कर देने में समझदारी लगती है। वैसे भी दोनों बेटियों के योग्य लड़के मिल भी रहे हैं। आगे से कहाँ ऐसे मौके बार बार आते हैं। रानी को भी अपने पति की बात ठीक लगी, तो विवाह का दिन तय कर भाइयों को फ़ोन कर दिया और खूब जोर देकर कहा, ब्याह में ज़रूर आना है। भांजिया भी कहाँ अपने दोनों मामा के लाड़ प्यार को भूली थी, सो व्हाट्सएप पर संदेश दिया और बोली, मामा यदि आप न आए तो फेरे ना लूँगी, आपको कैसे भी करके समय निकालना ही होगा। दोनों मामा ने हामी भरी। भांजिया अपने मामा से मिलने की खुशी में बल्लियाँ उछल रही थी। ब्याह के दिन नज़दीक थे। रानी और उसके पति खूब भाग दौड़ में लगे थे। मई का महीना, बाहर आग बरस रही थी और घर में काम फैला था। रानी की तबीयत बिगड़ गई। बेचारी ने जैसे तैसे ब्याह के दिन तक स्वयं को एक पैर पर खड़े रखा। सब मेहमान आए, खूब काम फैला और खूब हंसी मजाक हुआ, किंतु जिनका खास इंतज़ार वे ही ना आए। रानी ने फ़ोन पर अपने भाइयों को खूब नाराज़गी दिखाई। भैया, अब ना बोलूँगी तुमसे। शादी ब्याह क्या रोज़ रोज़ होते हैं जो दोनों के दोनों ना आए? बस इतना ही रिश्ता है तुम्हारा हमारा? ये भी ना सोचा कि मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे। खूब उलाहना मिला मुझे। कैसी बात करती हो रानी, हमारा तुम्हारा तो भाई बहन का बहुत स्नेह का रिश्ता है। पर क्या करते, बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सो कैसे आते। फिर इतने बरसों में अपने देश भारत आए तो 4 दिन में तो लौटा नहीं जाता ना। हाँ भैया, मैं समझ सकती हूँ। खैर कोई बात नहीं, जब आओ समय लेकर आना। अपने भाइयों से शिकायत एवं बातचीत का रानी का मन तो ठीक हो गया था, किंतु तन से तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। रात के समय शरीर का बुखार बढ़ जाता। अब दोनों बेटियां ब्याही गई तो घर का सारा काम भी तो अकेले देखना पड़ता। तभी एक दिन रानी के पिताजी का फ़ोन आया, बेटी, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखाया है, कुछ खास ऑपरेशन बताया है, यदि तुम आ जाती तो अच्छा रहता। तुम्हारे भाइयों को भी फ़ोन पर बता दिया है, देखते हैं क्या होता है। यदि दोनों में से एक भी आ जाए तो अच्छा है, वरना बेटी तुम्हारा ही सहारा है। मैं तो बहुत अकेला पड़ गया हूँ। जी पिताजी, कब है ऑपरेशन? यदि भाइयों में से कोई आए तो बहुत अच्छा, अन्यथा मैं तो यहाँ हूँ ही सही। रानी ने रुंधे से स्वर में कहा। अपनी माँ के लिए बहुत चिंतित हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख तय कर दी थी। रानी ने अपने भाइयों को फ़ोन कर दिए। दोनों से बातचीत हुई। देखो रानी, तुम वहाँ हो तो हमें भी थोड़ा चैन है, वरना माँ पिताजी तो हमारी जिम्मेदारी होती है। हमें पूरा भरोसा है तुम पर। तुम माँ के ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल लोगी। भाइयों ने रानी पर जिम्मेदारी डाल दी तो वह किस मुंह से कहती कि उसकी स्वयं की ही तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। उसने अपने भाइयों को आश्वासन दे दिया कि वह अपनी माँ को संभाल लेगी। दोनों भाइयों ने माँ व पिताजी को भी कह दिया था कि ऑपरेशन, अस्पताल व माँ की देखभाल रानी कर लेगी। उन्होंने रानी से बात कर ली है। रानी फिर अपनी माँ के घर चली गई थी। माँ की जी जान से सेवा की। करीब 1 महीने तक माँ के साथ रहे। अस्पताल जाकर दोबारा से सारे चेकअप करवाकर जब पूरी तसल्ली हो गई कि माँ अब ठीक है, तब वह अपने घर आई। इसी तरह 4 बरस बीत गए। कभी माँ बीमार तो कभी पिताजी की तबीयत ढीली। रानी आधे समय तो अपने मायके में रहकर उनकी सार संभाल में ही लगी रहती। एक रात पिताजी को अचानक से दिल का दौरा पड़ गया। माँ ने आस पड़ोस के लोगों से मदद मांगी और रानी को वो अपने बेटों को भी फ़ोन किया। आस पड़ोस के लोग अशोक जी को अस्पताल ले गए और रानी अपने पति के साथ अगली ही बस पकड़कर सुबह तक मायके पहुंच गई। डॉक्टर कह रहे थे कि अशोक जी की स्थिति गंभीर है। माँ ने भी बेटे को गुस्से में कह दिया था, इस बार यदि तुम आओ तो ठीक, वरना हमारा अंतिम संस्कार भी रानी ही कर देगी। बेटे समझ गए थे कि स्थिति गंभीर है। वे भी फ्लाइट से अमेरिका से सपरिवार आ पहुँचे थे।
अशोक जी अपने पोते पोतियों को देखकर अति प्रसन्न हुए और जल्दी स्वस्थ भी हो गए। दोनों बेटे 1 महीने की छुट्टी लेकर आए थे। रानी अपने ससुराल लौट आई थी। रानी की माँ रसोई में घुसती तो बस पसीने में नहाकर ही बाहर निकलती। दोनों बहुएं सुबह देर तक कमरे से बाहर ही ना निकलती। जब बाहर आती तो हाय गर्मी करती, फिर कमरे में बंद हो जाती। एक रात दोनों भाई पिताजी के सिरहाने बैठ अपना बचपना याद कर रहे थे। अशोक जी भी बहुत प्रसन्न चित्त नजर आ रहे थे। छोटे बेटे ने शुरुआत की, पिताजी अब गांव की हवेली का क्या करेंगे? किराया भी कुछ खास मिलता नहीं, क्यों ना हम उसे बेच दें? आजकल किराएदार ही घरों पर कब्जा कर लेते हैं, फिर हम तो यहाँ रहते नहीं। आप दोनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, भला वह हवेली अब हमारे क्या काम आएगी? माँ अपने पोते पोतियों के मुंह में पगलाई जा रही थी और चिंतित भी थी कि कल को दोनों बूढ़ा बूढ़ी में से एक को कुछ हो गया तो। सो अशोक जी से बोली, क्यों ना जायदाद का हिस्सा कर दिया जाए। आज तो दोनों बेटे यहाँ मौजूद हैं, कल को हम ना रहें, कौन जाने कोई हवेली पर कब्जा कर ले या दोनों बेटे हिस्से के लिए आपस में लड़े। बात तो तुम सही कहती हो। हमारे मरने के बाद तो इन दोनों में से कोई भी अपने देश में कदम रखने वाला भी नहीं। आज तो पोते पोती यहाँ आए हैं, हवेली देख भी लेंगे और हिस्से की बात भी उन्हें बता देंगे, वरना हमारे मरने के बाद हमें कौन याद करने वाला है। जीते जी तो इन्हें हमारे लिए फुर्सत नहीं। जैसे ही ये फैसला बेटों के समक्ष रखा गया, उन्होंने बड़ी गाड़ी का इंतजाम किया। अशोक जी अपने पूरे परिवार के साथ गांव पहुंच गए। करीब 1 महीना वहां करीबी रिश्तेदारों के घर रहे। गांव में कहाँ नए लोग आते हैं। बसे बसाए लोगों में से ऊंची साख रखने वाले एक सेठ ने हवेली के अच्छे दाम बोल दिए और खटाखट हवेली बिक गई। अशोक जी ने हाथ आई रकम दोनों बेटों में बांट दी। जिस घर में रह रहे थे वे अपने दोनों पोतों के नाम कर दिया। जो गहना पास में था उसके भी उनकी पत्नी ने हिस्से कर दिए। सोने का बड़ा हिस्सा अपनी पोती के नाम किया और यह तय हो गया कि जब तक माँ जिंदा है वे इस गहने का इस्तेमाल करेंगी और उनकी मृत्यु के बाद अपना अपना हिस्सा आपस में बांट लें। बेटे वापस अमेरिका लौटने की तैयारी कर रहे थे, सो रानी व उसकी बेटियां भी उनसे मिलने अशोक जी के घर आ गई थी। दोनों भाई रानी के साथ कमरे में बैठे बतिया रहे थे। रानी, ये तो बहुत ही अच्छा है कि तुम यहाँ हो, माँ पिताजी की देखभाल कर लेती हो, वरना हम लोग तो नौकरियों में इतने व्यस्त हैं कि सांस लेने को भी फुर्सत नहीं। कैसे तुम्हारा धन्यवाद करें। दोनों भाई अपने परिवारों को लेकर अमेरिका लौट गए। कुछ समय में अशोक जी की तबीयत खराब हो गई। रानी ने उनकी खूब सेवा की। माँ भी अक्सर बीमार ही रहती। एक दिन माँ को दिल का दौरा पड़ा और वे चल बसी। दोनों भाई फिर अमेरिका से आए। क्रियाक्रम की सब रस्में पूरी हुई और तभी बड़े भाई ने कहा, देखो रानी, अब पिताजी भी कितने दिन के मेहमान हैं, इन्हें तुम्हारे गांव में तुम्हारे पास में ही रख लो। उनका खर्च सारा हम करेंगे, तुम्हें हर महीने बैंक में रुपए पहुंचा देंगे, किंतु पिताजी की सेवा हो जाए और हमें क्या चाहिए। रानी ने भी भावुक होकर हामी भर दी। घर खाली किया गया व पिताजी की गांव में व्यवस्था की गई और माँ की भारी साड़ियाँ रानी को देते हुए बड़ी भाभी ने कहा, देखिए दीदी, जब जायदाद के हिस्से हुए माँ ने कहा था कि उनकी साड़ियाँ आपको दे दी जाए। उनकी यादें सदा आपके साथ रहेंगी। और माँ के पहने हुए गहनों में कुछ टूटे फूटे भी थे, वो भी माँ आपकी बेटियों को देने के लिए बोल कर गई थी। रानी ने माँ की साड़ियाँ एवं गहनों की टूटे फूटे लेते हुए भाभी को धन्यवाद किया और पिताजी को लेकर गांव को रवाना हो गई। रास्ते में उसकी आंखों से रुलाई फूट पड़ी थी। मन में ना जाने कितने सवाल थे। माँ, ये भेदभाव क्यों? जायदाद के हिस्से कब हो गए मुझे खबर भी नहीं, हवेली कब बिकी कुछ पता ही नहीं। वैसे तो पिताजी की सेवा में मुझे कोई तकलीफ नहीं, पर माँ, जिम्मेदारी की वारिस मैं और हवेली जेवर के तुम्हारे बेटे, तुम्हारे घर में बेटी का जन्म लिया, मेरा क्या कसूर था माँ? उसकी सिसकियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पनीली आंखों से वह चैन से सोए अपने पिताजी को देख रही थी।
तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।